तो मूवी की शुरुआत होती है चेन्नई से, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि थोड़ी सी परेशान होती है क्योंकि एक एड एजेंसी ने उसकी परमिशन के बिना ही उसकी फोटो को इस्तेमाल कर लिया था। खैर अब वो अपने घर से निकलकर कहीं जा रही होती है और तभी हम पुलिस की एक टीम को चप्पे चप्पे कॉर्नर कॉर्नर पर उसको फॉलो करते हुए देखते हैं। इवन एक पुलिस ऑफिसर ने तो अपनी कुर्ती के ऊपर एक बटन कैम भी लगाया हुआ था, जिससे कि उसका सीनियर ऑफिसर दूर से ही उस लड़की को मॉनिटर कर रहा होता है, जो कि टीम से ये कहता है कि उन्हें उस लड़की को पल पल फॉलो करना होगा क्योंकि उनकी एक नजर हटी तो उस लड़की की जान जा सकती है, जो कि अभी उनके हाथ में है क्योंकि अभी जो किलर है वो उसका पीछा कर रहा है। और इसी के साथ कहानी अब कुछ दिन पीछे जाती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो सही कहानी शुरू होती है एक मास्क वाले व्यक्ति को दिखाते हुए, जो कि रात के अंधेरे में अपनी कार एक कॉलोनी के खाली कॉर्नर पर पार्क करता है। एक रेड डॉट लेजर रोड की एक पॉइंट पर सेट करके इंतजार करने लगता है। खैर अब थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं रम्या नाम की एक लड़की को, जिसको उसका बॉयफ्रेंड कार्तिक घर से थोड़ी दूरी ड्रॉप करता है। आज असल में रम्या का बर्थडे होता है, तो दिन भर से वो कार्तिक के साथ थी और अभी कार्तिक उसे एक पेंडेंट गिफ्ट करता है और वो दोनों थोड़ी और बात करते हैं, जिसके बाद कार्तिक वहाँ से निकल जाता है। अब राम्या जो होती है वो अपने घर के लिए निकल जाती है और वो असल में एक तो गली पार करके ही रहा करती और अभी समय जो था वो रात के 10 बज रहे होते हैं। खैर अब जैसे ही राम्या उस रेड डॉट को पार करती है तो वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति, जो कि अब पास की झाड़ियों में आ चुका था, वो तुरंत ही बाहर निकलकर राम्या के ऊपर अटैक कर देता है और उसको एक इंजेक्शन मार देता है। अब इस इंजेक्शन से राम्या की पूरी स्किन काली पड़ने लगती है, आंखें ब्लैंक हो जाती है और वो मारी जाती है। वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति उसे अपनी कार में रखता है, लेकिन अब उसे याद आता है कि जब वो राम्या पर झपटा था तो राम्या का पेंडेंट पास की ही झाड़ियों में कहीं गिर गया था और ये वही पेंडेंट है जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको दिया था, यानी कि कार्तिक ने। खैर अभी किलर वापस उस स्पॉट पर जाता है, लेकिन तब तक वो अपना मास्क हटा चुका था और उस स्पॉट पर एक और उस पर झपट्टा मार देता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब अगले दिन कुछ सफाई कर्मी एक जगह पर सफाई कर रहे होते हैं, उनको राम्या की पूरी कोयले से काली हो चुकी लाश मिलती है, जो कि एक ट्रैश बिन के अंदर थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आती है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रम्या की खुद की फेसबुक प्रोफाइल पर सुबह 2:30 बजे यही डेड बॉडी वाली फोटो पोस्ट हो रखी थी। इसका कैप्शन था माई वर्स्ट बर्थडे एवर। एक तो ये इतना बड़ा क्राइम था, ऊपर से तरीका सबसे अलग, और उसके भी ऊपर कि यहाँ किलर ने पूरे सिस्टम, पब्लिक, डिपार्टेड सोल सबको मॉक करते हुए वो पोस्ट भी डाल ली थी। अब शहर के अंदर ये खबर जो होती है वो आपकी तरफ फैल जाती है और फैलते फैलते पहुंचती है सीधा मुंबई, जहाँ पर हम देखते हैं एडीजीपी मुंबई ध्रुव को, जिसे उसके डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर और उसका दोस्त कॉल करके बताता है कि वो जल्दी से व्हाट्सएप को चेक करे। अब ध्रुव जैसे ही व्हाट्सएप को चेक करता है तो वहाँ पर रम्या की वही पोस्ट होती है, जिसको देखकर ध्रुव के होश उड़ जाते हैं और ध्रुव को देखकर हमारे होश उड़ जाता है, क्योंकि वो इस हॉरर का सामना पहले भी कर चुका है। इसकी खुद की बेटी इसी तरह से खत्म हुई थी और उसका खुद का शरीर उस इंजेक्शन की वजह से आधा काला है और लेफ्ट हैंड काम नहीं करता, जिसे फंक्शनल रखने के लिए उसे मेडिसिन और इंजेक्शंस तक लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पर बात ही होती है कि वो तो खुद इस जॉब को छोड़ रहा था, रेजिग्नेशन तक सबमिट कर चुका था, लेकिन ये केस देखते ही वो डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि सेम केस फिर से सामने आया है और अब उसको ये केस खत्म करना होगा, जिसका डिपार्टमेंट को समझाता भी है और उसकी जिद के आगे उसे एग्री होना पड़ता है। खैर अब ध्रुव जो होता है वो अगले पल ही चेन्नई के लिए निकल जाता है, जहाँ पर हम उसके दोस्त और कमिश्नर राजन को देखते हैं, जिनको जोनल ऑफिसर नटराज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन समझा रहे होते हैं कि रम्या की बॉडी किसी हाईली टॉक्सिक ड्रग की वजह से काली पड़ गई थी, लेकिन राजन ध्रुव का वेट कर रहे होते हैं। अब ध्रुव की आते ही वो केस फाइल को उसे सौंपने के लिए बोलते हैं, जो कि नटराज को ये चीज पसंद नहीं आती, लेकिन राजन ये कुछ सोच समझ कर ही कर रहे थे और यहाँ पर इस केस को ध्रुव जो है वो अनऑफिशियली ही हैंडल करने वाला था। अब वो ध्रुव को सलाह भी देता है कि वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो इस केस के अंदर कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव ना हो जाए, और उसकी वजह हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि उसके साथ क्या हो चुका है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी जाती है और केस फाइल पढ़ने के बाद ध्रुव अपनी टीम की ऑफिसर श्रुति और कांस्टेबल काली के साथ क्राइम सीन पर जाता है। यहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज लाने का ऑर्डर देता है और अभी आधे रूट की फुटेज मिल पाती है, क्योंकि मेट्रो का काम चलने की वजह से मेन रोड के कैमरा हटा दिए गए थे, यानी कि शायद से किलर भी ये सब जानता होगा। अब अगले सीन में वो कार्तिक से मिलता है, जो कि एक फोटोग्राफर है और उसकी फोटोज अभी काफी फेमस हो रही थी। यहाँ पर ध्रुव ये भी नोटिस करता है कि फोटोशूट के लिए मॉडल्स भी खुद कार्तिक ही लाया करता था। खैर वो कार्तिक से बात करता है और आखिरी नाइट की बर्थडे फोटोज भी चेक करता है, जिसमें राम्या के गले के अंदर वो पेंडेंट उसको दिखाई देता है, लेकिन क्राइम सीन पर और एविडेंस के अंदर कहीं पर भी ये पेंडेंट मौजूद नहीं था। खैर अगले दिन वो ऑफिस आता है और सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि उस रात 10 और 10:30 के आसपास कार्तिक ने राम्या को ड्रॉप किया था, जो कि हमने देखा भी था।
खैर अब वो थोड़ी और सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो राम्या एक स्पॉट से निकलने के बाद एक कार जो कि हमने देखी थी उसके पीछे 20 मिनट बाद गई थी। खैर अब ध्रुव जो होता है वो कार की नंबर प्लेट को चेक करवाता है तो ऑब्वियसली उसको पता चलता है कि ये नंबर प्लेट फेक है। सबसे बड़ी बात की कार का मॉडल भी फेक था और ये कार ब्लैक कलर में कंपनी बनाती ही नहीं है, यानी कि इस कार को क्राइम करने के लिए पूरी तरह से मॉडिफाई करा गया था। अब आगे की फुटेज में उन्हें वो व्यक्ति जिसको हमने उस रात देखा था वो सड़क पर भागता हुआ दिखाई देता है और ये लोग जो होता है वो उन सभी लोकल जगहों पर जाते हैं जहाँ से वो व्यक्ति भागा था। और यहाँ बात ये थी कि बीच में एक्वेरियम बढ़ता था जिसके अंदर वो कार, वो व्यक्ति और राम्या कैप्चर हुए थे, लेकिन ओनर ने अभी तक फुटेज सबमिट नहीं करी तो ये बोल रहा है कि उसको ज्यादा मालूम नहीं है और उसका बेटा जो कि बाहर गया हुआ था वो आएगा, वो तभी उसको सबमिट कर सकता है। अब ऐसे ही विजिट करते करते ध्रुव को एक कार दिखाई देती है जिसके ब्लैक ग्लास पर धूल से राम्या के पेंडेंट की ड्राइंग बनी हुई थी और अब वो लोग उस कार का पीछा करने लगते हैं। अब उस कार को रुकवाया जाता है और ये कार असल में एक ओल्ड मैन की थी जिसे वो साफ नहीं रखता था और ये ड्राइंग किसने बनाई उसे कोई भी आइडिया नहीं था। जो कार की पिक्चर्स क्लिक करवा कर उस पर लगे हुए सारे फिंगरप्रिंट्स निकलवा कर चेक करने भेजता है तो एक फिंगरप्रिंट क्राइम रिकॉर्ड में मैच हो जाता है। अब ये रिकॉर्ड जो होता है वो चेन्नई का ही होता है जिसके अंदर अरविंद नाम का एक 23 साल का लड़का ड्रग स्मगलिंग करते हुए अरेस्ट हुआ था। अब देखो यहाँ पर इसका असल नाम अरविंद नहीं है लेकिन नाम काफी डिफिकल्ट था मेरे लिए तो इसलिए मैंने नाम बदलकर अरविंद रख दिया है। खैर अब ये लोग उसका नंबर और एड्रेस निकलवाते हैं तो असल में ये चेन्नई का ही था जहाँ पर राम्या भी रहा करती थी। खैर अब ये लोग अरविंद को ट्रेस करते हैं जिसको हम स्विमिंग और सांस रोकने की प्रैक्टिस करता हुआ देख पाते हैं, जिसको राम्या की बार बार याद आती रहती। ध्रुव उसको अरेस्ट करता है लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है ना कि इंटेरोगेशन, क्योंकि थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत हो सकती थी। ऐसी ही केस वो अनऑफिशियली हैंडल कर रहा था। अब वो अरविंद को लॉक करके टीम को ये बोलता है कि वो उसे मॉनिटर करेंगे क्योंकि मैक्सिमम 6 घंटे ही एक इंसान शांत रह सकता है, उसके बाद उसके अंदर का डेविल बाहर आ जाएगा। अब ये लोग उसको मॉनिटर करते रहते हैं जो कि अपनी बहन के लिए बोलने लगता है कि उसे जाने दिया जाए, उसकी बहन उसका इंतजार कर रही होगी। और वो चेक करते हैं तो हाँ, उसकी एक बहन भी है जो कि कॉलेज में पढ़ती है। खैर वो थोड़ा और मॉनिटर करते हैं लेकिन अभी अरविंद को अपनी पॉकेट के अंदर एक च्युइंगम मिलती है और जो ये कहता है कि च्युइंगम यहाँ पर दिमाग को शांत करती है और उनको पहले चेक करना चाहिए था। एनीवेज अब वो उसको मॉनिटर करते हैं और अरविंद बीच बीच में मेडिटेशन भी ट्राई करता है और उनसे अपनी दवाई भी मांगता है। अब ध्रुव जो होता है वो उसको उन पिल्स को नहीं देता, लेकिन जब वो चेक करता है तो ये असल में मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम में इस्तेमाल होने वाली दवाई थी। खैर वो थोड़ा और इंतजार करते हैं और अब अरविंद को अचानक से राम्या की याद आने लगती है, जिसके अंदर वो उसको बार बार लूजर बोल रही थी, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाता है। वो बार बार पानी पी रहा था और अभी तक काफी लीटर पानी पी चुका था। अब वो पूरे रूम के अंदर घूमने लगता है और भगवान का पाठ भी पढ़ता है जो कि प्यार से दूर रहने की सलाह देते हैं। अब अरविंद जो होता है वो राम्या की ड्राइंग दीवार के ऊपर बनाता है और ये लोग उसकी एक एक एक्टिविटी को और स्पेशलिटी को नोट करते जा रहे थे। खैर अब फाइनली वो गुस्से से भरकर चिल्लाने लगता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है, तोड़ फोड़ कर देता है और ध्रुव को इसी पल का इंतजार था कि कब उसके अंदर का डेविल बाहर आएगा। खैर अब वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो पानी में सर डालकर बैठा हुआ था, जिसे वो पिल्स दे लेते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल होकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में वो उसे होश में लाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ये खून क्यों किया। उस रात वो सीसीटीवी में भाग रहा था, जिस पर वो कहता है कि उसे आउल से डर लगता है और वो उल्लू लगभग उसकी आंख फोड़ ही चुका था। वो उसे थोड़ा डराते हैं और सवाल करते हैं कि वो ये ड्रग क्यों लेता है, क्योंकि ये दवाई एक तरह का ड्रग ही है और वो असल में पहले ड्रग स्मगलिंग किया करता था। ऊपर से उसने दीवार पर राम्या की ही ड्राइंग बनाई हुई थी और सारे के सारे सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। अब ध्रुव ये पूछता है कि वो वहां से क्यों भाग रहा था। खैर अब अरविंद ये बताता है कि बचपन से लेकर आज तक उसने जो कुछ भी एक बार देख लिया वो उसे कभी भूल नहीं सकता, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। और अब वो एक एक डिटेल खोलकर उनको बता देता है कि श्रुति ने कहाँ मैसेज किया था, उनकी कार का नंबर क्या था और जब वो यहाँ पर आया था तो कब कौन कैसे कैसे एक्टिविटीज कर रहा था, उसको सब कुछ याद था। उनकी गाड़ी कितनी चली, कौन सा ऑफिसर कहाँ पर खड़ा हुआ था, कौन कहाँ से क्या लाया था, सब कुछ ले जा रहा था, सब कुछ उसे एक एक डिटेल याद थी, जिसको सुनकर सभी हिल जाते हैं और सिर्फ एक नजर पड़ने पर भी वो सामने वाली चीज को भूल नहीं पाता। वो कहता है कि वो राम्या को भूलने के लिए ये पिल्स लेता है। वो बताता है कि राम्या उससे प्यार करती थी और तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं। तो राम्या और अरविंद एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और 3rd ईयर के अंदर राम्या उसे सडनली प्रपोज कर देती है। अब अरविंद राम्या से कहता है कि अगर ये कोई प्रैंक है तो वो इसको बंद कर दे, क्योंकि वो उसे अचानक से कैसे चाहने लग गई और अगर ऐसा था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर राम्या ये कहती है कि वो पहले उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ है। वो स्विमिंग में एक्सपर्ट है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पर है, यानी कि यहाँ पर एडमिशन लेकर आया है स्कॉलरशिप पर। सुबह सुबह ड्राइवर का काम करता है, आफ्टरनून में कॉलेज आता है, एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी है और सबसे बड़ी बात कि उसकी मेमोरी बिल्कुल बेस्ट है।
वो आगे ये बताती है कि वो दोनों पहले बात कर चुके हैं। तो अरविंद यहाँ पर याद करता है, तब जाकर उसको याद आता है कि हाँ, वो पहले 1-2 बार बात कर चुके हैं। खैर अब राम्या ये कहती है कि वो उसे काफी पसंद करती है और यहाँ पर जो अरविंद होता है वो भी उसको पसंद करता था, जिसके चलते दोनों एक रिश्ते में आ गए। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और वो राम्या को हर चीज में सपोर्ट करता था, उसका और अपनी बहन का काफी अच्छे से ख्याल रखता। और ऐसे ही राम्या को एक कंपनी के अंदर प्लेसमेंट मिल जाती है और अब दोनों और ज्यादा खुश रहने लगते हैं। अब इसी बीच होता यह है कि राम्या का जो HR होता है वो उसको US के लिए जॉब ऑफर करता है, लेकिन बदले में राम्या को उससे शादी करनी पड़ती, इसके लिए वो मना कर देती है। वो घर आकर अरविंद को ये सब बात बताती है और ये कहती है कि वो उसके साथ US चले। इस पर वो ये कहता है कि उसको यहाँ पर अपनी बहन का ख्याल रखना है, अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए स्विमिंग चैंपियन बनना है, गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है। और इस बात पर दोनों के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट छिड़ जाती है, जिसमें होता यह है कि वो राम्या को थप्पड़ मार देता है और अपने घर चला जाता है। अब अरविंद राम्या से 3 दिन तक बात नहीं करता और इससे बीच वो अपना घर शिफ्ट कर लेती है, जॉब भी छोड़ देती है और उसको व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर देती है। वो उसे फेसबुक पर मैसेज करता है, लेकिन वहाँ पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब 14 फरवरी को उसका नोटिफिकेशन आता है कि राम्या एक पब के अंदर है, तो वो वहाँ पर उससे बात करने जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ड्रग डील बस्ट करने के लिए कुछ ऑफिसर्स भी आए हुए थे। अब वो राम्या से बात करने जाता है, लेकिन आज ही वो अपने HR के साथ एक रिलेशनशिप के अंदर आ गई थी और उसे वो सबके सामने लूजर बोलकर इंसल्ट कर देती है और यही उसके माइंड में बैठ गया था। HR भी अरविंद के सर पर बॉटल मार देता है, जिससे कि उसके आईब्रोज पर एक कट सा आ गया था। अब वो घायल हो जाता है, जिसको एक लड़की हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर वो ऑफिसर्स ड्रग डील बस्ट करते हैं, जिस बीच वो पानी में गिर जाता है और वो लोग उसे बाहर निकालते हैं। अब वो जो ड्रग वाला केस था ना, वो अभी भी ओपन है और उस दिन क्लब से सबके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे और ऐसे ही उसके भी रिकॉर्ड वहाँ पर आ गए होंगे एंड मोस्टली स्टूडेंट्स ही वहाँ पर थे, तो किसी को भी अरेस्ट नहीं करा गया। अब प्रेजेंट टाइम में अरविंद बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, जो कि बेहोश हो जाता है और ध्रुव उसको हॉस्पिटल भेज देता है। कहानी अब यहाँ तक आ गई है तो हम याद दिला दें कि अरविंद की कहानी के अनुसार वो और किलर दोनों अलग अलग हैं, मतलब कि स्टार्टिंग सीन्स अभी कहानी को उलझा चुके हैं। अब यहाँ अरविंद को एक मेंटल हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे ट्रीट करके उसके ब्रेन को भी स्टडी करते हैं और उसे ये पूछते हैं कि उसे ये याद है कि वो सबसे पहले कब चला था। खैर अब अरविंद ये बताता है कि जब वो 1 साल का था तभी उसने चलना शुरू कर दिया था और उसके माता पिता उसे हर जन्मदिन पर कंचन मलाई गांव के पास सेलम में कालंदी ऋषि के मंदिर ले जाया करते थे, जहाँ पर उसके कुल देवता भी मौजूद है। वो बताता है कि उसके माता पिता ने यहाँ पर प्रार्थना करी थी और तब वो पैदा हुआ था, तो इसी के चलते वो हर साल यहाँ पर जाते थे। यहाँ पर माना जाता है कि ऋषि जानवरों और पक्षियों के रूप में रहते हैं और यहाँ पर एक हर्बल वेल भी है, यानी कि कुआं है, जो कि लड़कों की बॉडी पर वंडर्स करता है। अब उसे याद आता है कि वो इस कुएं को देख रहा था और चलकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो अचानक से उसमें गिर गया था। वो अब पानी के अंदर होता है और अचानक से उसका पैर फंस जाता है, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता और हम देख पाते हैं कि तब उसके पास एक कछुआ आता है जो कि उसे छू देता है और वो कछुआ असल में एक सुपर नेचुरल बीइंग था, जो कि उसे अपनी कुछ शक्तियां देता है, जिससे कि अरविंद की आंखें नीली हो गई थी और पानी के अंदर अचानक से भंवर उठ जाता है। वो कछुआ ही उसको पुश करके ऊपर धकेल देता है, जिससे उसकी जान बचती है। अब वो आगे बताता है कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि पानी धरती का खून होता है, इसलिए दुनिया के सारे राज उसमें समाये हुए हैं। अब थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर और ध्रुव आपस में बात करते हैं कि अरविंद की मेमोरी जैसी है ना, ऐसी दुनिया के अंदर खाली 50 लोगों की होती है और अभी इसको जितना स्टडी करा जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। खैर अब ध्रुव यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो ये देखता है कि अरविंद ने वो पेंडेंट वाला डिजाइन बनाया हुआ था। वो ये पूछता है कि अरविंद ने ये कैसे बनाया, तो अरविंद ये बोलता है कि उसे ये इंटेरोगेशन के टाइम देखा था कि कारपेट्स को किसी ने बनाया हुआ था और वो उसे याद था, तो उसने इसको बना दिया। ध्रुव उसकी बातों में नोटिस करता है कि उसने चेन बोला था, लेकिन ध्रुव ने चेन का जिक्र कभी किया ही नहीं था, तो ये बात उसे कैसे पता कि वो चेन थी। ये सुनकर अरविंद परेशान हो जाता है, क्योंकि इससे केस उसके ही खिलाफ जा सकता था। अब ध्रुव उसको अरेस्ट करने लगता है, तो वो ये कहता है कि हाँ, उसने ही कार पर वो डिजाइन बनाया था और वो पता नहीं क्यों लेकिन सब जगह यही डिजाइन बना रहा है। अब इसी बीच उसकी बहन का कॉल आने लगता है, जिससे कि ध्रुव उसकी बात करवा देता है और उसको अरेस्ट करने लगता है, लेकिन वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी और वो उसे बस एक मौका दे, उसे पूल में लेकर चले और वो सब कुछ याद करने की कोशिश करेगा कि आखिरकार उसने ये डिजाइन क्यों बनाया। अब वो लोग उसे पूल लेकर आते हैं और वो एक बड़ी सी डाइव लगाकर पानी के अंदर जाता है और बहुत देर तक वहीं बैठा रहता है। वो कुछ एक्टिविटी भी करता है और ध्रुव ये सब अपने CCTV में देख रहा था। अब थोड़ी देर के बाद में अरविंद पानी से बाहर आता है और ये कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया
वो बताता है कि उस रात जब वो जॉगिंग कर रहा था तो एक जगह वो रुका था और वहीं पर उसने रोड की साइड पानी के रिफ्लेक्शन में वो चेन देखी थी। और हम यहाँ पर एक और चीज समझ पाते हैं कि अरविंद की शक्तियाँ काफी ताकतवर है और वो पानी के अंदर जाकर अपनी शक्तियों को ऐसे इस्तेमाल कर सकता है कि उसे उस बीते हुए समय का सब कुछ दिखाई देता है। वो एक तरह से उस पर पहुंच जाता है और सब कुछ देख लेता है, मतलब कि उसे जो कुछ याद नहीं रहता वो भी उसको सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगता है कि ये सब हुआ कैसे था। लेकिन ये शक्तियाँ उसकी पानी के अंदर ज्यादा काम करती थी। अब इसी बीच उस एक्वेरियम की सीसीटीवी फुटेज जो मिल जाती है और ध्रुव को उसमें साफ दिखाई देता है कि अरविंद तो आगे निकल गया था जॉगिंग करते हुए और कोई दूसरा ही व्यक्ति वहाँ पर आकर वो चेन लेता है जिसका हाथ उन लोगों को दिखाई दे जाता है। अब ये लोग अरविंद को घर भेज देते हैं और ध्रुव सोचने लगता है कि आखिर वो इतना डीप कैसे बता सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि ये उसकी सुपर नेचुरल शक्तियां हैं जो कि उसे उस कछुए से मिली थी, यानी कि पानी के अंदर से मिली थी और पानी के अंदर ये शक्तियां हाइपर एक्टिव हो जाया करती। अब हम अरविंद को उस कछुए के साथ देख पाते हैं जो कि उसके साथ हमेशा रहता है और पुलिस स्टेशन के अंदर किसी को भी ये नहीं दिखाई दिया था क्योंकि ये एक सुपर नेचुरल बीइंग था। खैर फाइनली हम खूनी को देखते हैं जिसके पास वो चेन पड़ी हुई थी और यहीं पर वो ड्रग बनाया करता था और इन ड्रग्स को इस्तेमाल करता और उसके पास एक उल्लू भी था जो कि हमेशा रहा करता और हमने स्टार्टिंग में देखा भी था, लेकिन ये उल्लू थोड़ा सा खास था। अब अगले दिन ध्रुव उस कार को ट्रेस करवाने की कोशिश करता है और वो अरविंद से मिलना चाहता था। अब अरविंद सो रहा होता है तो वो उसकी बहन अखिला से बात करते हैं। अब वो थोड़ा बहुत अपने परिवार के बारे में बताने लगती है और उसके फादर असल में नारी जोतची थे और उसकी मदर क्रिश्चियन हुआ करती थी। ये दोनों ही लॉर्ड मुर्गन को पूजा करते थे और डैर के मरने के बाद में वो यहाँ पर शिफ्ट हुए। उसके पिता असल में भगवान को बहुत ही ज्यादा पूजा करते थे जिनके पास 700 से 800 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी हुई थी जो कि उसको तो समझ नहीं आती, लेकिन अरविंद अक्सर उनको पढ़ता रहता है। ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर सुपर नेचुरल शक्ति थी जिसके चलते वो उनको समझ सकता था। अब इसी बीच ये लोग अरविंद की उस कछुए को भी देख पाते हैं जिसको मंदिर से ही लेकर आया था और यहाँ पर शायद से इस कछुए ने खुद को शो करा होगा जिसके चलते ही ये लोग उसको देख पा रहे थे। खैर अब तक अरविंद जाग उठता है जिससे कि ध्रुव इस केस के अंदर हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अरविंद से साफ मना करके गुस्सा करने लगता है। तो अब ध्रुव उसे अपनी कहानी बताता है कि वो ये केस किसी प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि जस्टिस के लिए कर रहा है और कोई लड़की अब खत्म ना हो उसके लिए वो इसको सॉल्व करना चाहता है क्योंकि जो भी लड़कियों के साथ हो रहा था वो काफी गलत था। अब तभी हम ध्रुव की कहानी देखते हैं तो असल में उसकी बेटी प्रिया थी जो कि कॉलेज में पढ़ा करती थी जिससे कि वो काफी प्यार करता था। अब एक दिन सादिक नाम का स्टूडेंट उसकी रैगिंग लेता है और सादिक के पास एक पूरा काला उल्लू था, हालांकि मूवी की स्टार्टिंग वाला पूरा सफेद था। अब ध्रुव सादिक को पहचान लेता है कि वो तो एक ड्रग स्मगलर है जो कि भेज बदल कर नाम बदल कर रह रहा था। अब सादिक ये जानकर वहाँ से भागने लगता है कि पुलिस उसके पीछे है, लेकिन अगले दिन ही प्रिया की लाश उसी कॉलेज के पीछे मिलती है जिसकी पूरी बॉडी काली हो रखी थी जैसा कि शुरुआत वाली लड़की के साथ हुआ। अब प्रिया को असल में एक ड्रग दिया गया था जो कि कोकेन और मेलानोटन के मिक्सचर से बना हुआ था। असल में इस कंपाउंड का काम ये होता है कि इंसान की बॉडी के अंदर टैनिंग लाता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो इसका परिणाम वो होता है जो कि अब तक हम देखते आ रहे थे, पूरा शरीर काला पड़ जाता है। बेसिकली नशा भी और काला शरीर पड़ना भी, और उसी कॉलेज की लैब के अंदर इसको प्रिपेयर करा गया था। अब गुस्से में ध्रुव एक एनकाउंटर ऑपरेशन के अंदर एक पूरी गैंग को खत्म कर देता है, लेकिन उसका लीडर नहीं पकड़ा जाता। अब एक दिन रेड के दौरान ही कोई उस पर ये इंजेक्शन का हमला करता है और थोड़ा सा मिस होने की वजह से एक दूसरी नस के अंदर ये चीज चली जाती है जिससे कि वो खत्म तो नहीं होता, लेकिन उसकी आधी बॉडी डिस्टर्ब हो गई थी, काली पड़ गई थी। और अब हमको समझ में आया कि ये सब हुआ कैसे था। अब प्रिया के खत्म होने के बाद से वो जिंदा लाश की तरह हो चुका था, लेकिन जब उसे राम्या की किलिंग के बारे में पता चला तो वो लौट कर वापस आया ताकि अब किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। अब यहाँ पर होता यह है कि फर्स्ट टाइम उनके पास दो क्लूज है, एक तो वो चेन है और दूसरा है किलर का वो ग्लव जो कि अरविंद की वजह से मिला है। तो वो उनकी हेल्प करे और याद करने की कोशिश करे वो जो कुछ भी बता सकता हो जिससे कि इस चीज का पर्दाफाश हो सके। अब अरविंद ये कहता है कि वो लोग उसे पूल में मिले ताकि वो सब कुछ याद कर सकेगा, लेकिन तभी ध्रुव ये बोलता है कि वो उसकी बताई जगह पर आए जहाँ पर वो सेफ रहेगा। अब अगले दिन ध्रुव अरविंद को मैराइन ट्रेनिंग की यूनिट में लेकर जाते हैं जहाँ पर सेफ्टी के सारे प्रिकॉशंस पहले से ही सेट करके रख लिए हुए थे। अब अरविंद कहता है कि उसके माता पिता का सपना था कि गवर्नमेंट जॉब में वो जाए। इस पर ध्रुव कहता है कि वो यूपीएससी की तैयारी करे, एग्जाम क्रैक करे और यहाँ पर बाकी वो सब कुछ देख लेगा। अरविंद खुश होकर तैयार होता है, डाइव करता है और पानी में भी वही भौर उड़ने लगता है जो कि शुरुआत में हुआ था, जिससे कि उसकी पावर चैनलाइज होने लगती है। और आज सुबह उसका कछुआ वेलुलो था, उसने उसके ऊपर बैठकर उसे ब्लेस भी किया था। तो पानी के अंदर अरविंद उस रात में पहुंच जाता है और तब हम थोड़ा और उसकी पावर्स को जान पाते हैं। अब हमने शुरुआत में ये देखा था कि उस रात वाला जो अरविंद होता है वो तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन ये अरविंद उस पल में रुक गया था एक तरह से एस्ट्रल प्लेन के अंदर, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल। बेसिकली ऐसा मानकर चलो कि वो पास्ट में एक तरह से पहुंच चुका था और उसे पानी की जरूरत इसलिए पड़ती थी ताकि वो फ्रीली सब जगह मूव कर पाए।
बेसिकली एक ऐसा प्लेन चाहिए था जहाँ पर उसकी आत्मा या फिर उसकी कॉन्शियसनेस इजिली जा पाएगी। अब जैसे अभी वो उस मोमेंट के अंदर तैर कर यहाँ वहाँ जा रहा होता है। अब वो उस कार के पास जाता है और किलर का पीछा करने लगता है। वो उसके साथ उसकी कार में बैठ जाता है और सारे रास्ते, मोड़, कॉर्नर्स को नोट करता है। अब किलर रास्ते में राम्या की बॉडी को डंप करता है। उसके फोन से वो स्टोरी अपलोड करता है, जिसके बाद वो उसके फोन को फेंक भी देता है। खैर अब वो अपने घर पहुंचता है और अरविंद उसके पीछे जाता है ताकि वो उसका चेहरा देख पाए, लेकिन ये खूनी का जो आउल होता है यानी कि उल्लू, वो उसको डिस्टर्ब कर देता है और रियल टाइम में उसकी हालत खराब होने लगती है। इसकी वजह से ये प्रोसेस रुक गया था और उस आउल ने उसे डिस्टर्ब किया। मतलब कि या तो वो भी सुपरनैचुरल है या फिर आखिरी पल में जाने पर एक तरह से अरविंद एनवायरनमेंट के अंदर मिक्सा हो जाता है और नेचर वाले जो लोग होते हैं वो उसको फील कर सकते हैं, जैसे कि जानवर वगैरह, जिसके चलते उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता था। अब अरविंद हॉस्पिटल जाता है और ध्रुव को ऐसा लग रहा होता है कि वो जो बता रहा है वो खाली वो हेलुसिनेशन कर रहा होगा, लेकिन तभी ध्रुव की टीम बताती है कि एज पर सीसीटीवी रिकॉर्ड जैसा सब कुछ अरविंद ने बताया है, सेम वैसे ही खूनी की कार उनको सेम रूट पे सेम टाइम पर दिखाई दे रही है। जिसको सुनकर सभी शॉक्ड रह गए थे कि अरविंद को इतना एग्जैक्ट कैसे पता चल सकता है, यानी कि उसकी शक्तियां बिल्कुल रियल थी। अब ध्रुव डॉक्टर से मिलता है कि अरविंद के पास एक रेयर फिनोमेना है जिसे पैरासाइकोलॉजी कहा जाता है, जिसकी कुछ अनबिलीवेबल केसेस वर्ल्ड वाइड देखे गए हैं। एक फेमस है डॉरथी एलिसन का केस, जो कि एक साइकिक डिटेक्टिव थे जिसने बहुत सारे मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व किया। उसने साइट देखी भी नहीं होती थी, फिर भी अपने इनर विजन से वो उस साइट पर क्या कुछ हुआ है सब कुछ बता दिया करती। अब यहाँ अरविंद भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, जो कि उन पुराने ग्रंथों को पढ़ने लगता है जिसमें उसे उसकी उलझन के थोड़े बहुत जवाब मिलते हैं। उसके पिता ने भी उसे कौलंगी ऋषि और बाकी ऋषियों के बारे में बताया था कि वो एस्ट्रल प्लेन में जा सकते थे और पानी इंसान को ही रिफ्लेक्ट करता है और उसके अंदर की चीजों को भी रिफ्लेक्ट करता है। और ऋषि मुनियों ने इन कुओं को इसलिए बनवाया था ताकि पानी चोजन वन को ये एबिलिटी दे पाए और वो एस्ट्रल प्लेन को चैनलाइज कर सके, जैसे कि यहाँ पर अरविंद कर रहा था, यानी कि वो स्टार्टिंग से ध्रुव से अच्छा था। अब दूसरी ओर हम ध्रुव को देखते हैं जो कि सफाई कर्मियों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या किसी ने कोई उल्लू देखा है। इस पर एक ब्लाइंड बच्ची ये बताती है कि उसने एक घर के पास से उल्लू की आवाज सुन रखी है। अब वो उस घर को चेक करने जाते हैं और यही घर अरविंद ने अपने एस्ट्रल प्लेन में देखा था, जहाँ पर ये खूनी आया था और ये घर खूनी ने किराए पर ले रखा है। केयर टेकर ने उसकी कोई भी आईडी नहीं ली थी और वो कौन है तो उसको नहीं पता था। सबसे बड़ी बात कि उसने उसकी शक्ल भी बस एक बार देखी थी जबकि उसने मास्क पहना हुआ था और उसने उसको काफी पैसे दिए थे, जिसके चलते केयर टेकर ने कोई सवाल जवाब भी नहीं किया। अब ध्रुव यहाँ पर सब कुछ चेक करता है और थोड़ा बहुत सामान उसको मिलता है तो वो उसको फॉरेंसिक लैब में भिजवा देता है। तभी हम अरविंद को देखते हैं जिसका फोन मिसिंग हो गया था और घर पर उसे अकेला भी नहीं मिलती, जिससे कि वो काफी परेशान सा हो जाता है और श्रुति को इस बारे में बताता है, यानी कि ध्रुव की टीम को। अब हम अकेला को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्त की हॉस्टल आई हुई थी और उसके नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, तो वो गेट से बाहर जाती है जहाँ पर खूनी और उसका उल्लू घात लगाए बैठे थे जो कि उस पर हमला भी कर देते हैं। अब अगले दिन पुलिस को एक लाश मिलती है जिसकी हालत सेम थी, फेस खराब कर दिया गया था और बॉडी पूरी काली पड़ गई थी। अब ध्रुव ये नजारा देखकर अपने ट्रॉमा के अंदर चला जाता है। अरविंद भी वहाँ पर आता है जो कि काफी दुखी था, लेकिन जल्दी उसको एहसास होता है कि ये अकेला नहीं है। तब उसको थोड़ा चैन आता है। अब तभी वहाँ नटराज आता है जिससे कि फाइल ले ली गई थी, क्योंकि बताता है कि एक और स्टेटस अपलोड हुआ है और ये कॉस्मेटोलॉजी सर्जन शालिनी है, इसकी प्रोफाइल से ये स्टेटस अपलोड हुआ था। और अभी जो हमने लाश देखी है वो किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर शालिनी की ही थी, बल्कि अकेला की नहीं थी। खैर अकेला जो होती है वो अभी तक घर आ जाती है, जिससे अरविंद की जान में जान आती है। और अब अरविंद फैसला कर चुका था कि वो इस टेरर को खत्म करेगा, इस दहशत को खत्म कर देगा और वो खुद से भी सब कुछ पता लगाने की कोशिश करने वाला था। खैर अब ध्रुव फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात करता है जो कि ये बताती है कि ये खूनी जो कोई भी है वो मेडिकल प्रोसीजर के अंदर एक्सपर्ट है और उसे नर्व्स का अच्छा नॉलेज है। ध्रुव शालिनी के क्लाइंट्स के बारे में पता करता है तो उसको पता चलता है कि डायरेक्टर राजेश उसका क्लाइंट है जो कि अक्सर उनसे मिलने आया करता और इसको ध्रुव ने असल में कार्तिक के ऑफिस में देखा था। मीनवाइल अरविंद बहुत ही ज्यादा परेशान था कि कहीं उसकी बहन इसका शिकार न हो जाए और वो पूल में जाकर पानी के जरिए फिर से एस्ट्रल प्लेन में जाता है। यहाँ वो खूनी का पीछा करता है और अब उसके घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर बाहर वो उल्लू फिर से उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो उसको देख सकता था, लेकिन इस बार वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। और यहाँ हमको दिखाया जाता है कि खूनी के साथ ये ड्रग्स को पैक कर रहे थे और सबसे बड़ी बात कि वॉल पर डार्क स्किन मॉडल्स के पोर्ट्रेट्स भी लगे हुए थे। इनफैक्ट डार्कनेस और स्टार्स के बारे में काफी सारे मेटाफर्स भी लिखे हुए थे। अब यहाँ वो किलर एक रूम के अंदर खुद भी ड्रग लेता है और यहाँ पर हम राम्या का वही पेंडेंट भी देख पाते हैं जो कि वो वहीं पर लाकर रख देता है।
मीनवाइल खूनी की डायरी के अंदर विक्टिम्स की फोटोग्राफ्स लगी हुई थी जो कि अभी तक उसके शिकार बने हुए थे और अभी वो रम्या को मार कर आया है, यानी कि पास्ट में यहाँ पर सब कुछ चल रहा था तो अभी वो उसकी फोटो खराब कर देता है। अब यहाँ खूनी जो होता है वो मैगजीन के कवर फोटो पर बनी हुई एक मॉडल की फोटो को बिगाड़ कर फाड़ देता है, जिससे कि अरविंद समझ जाता है कि मॉडल अगले विक्टिम होने वाली है और अब तभी उसकी थोड़ी बहुत हालत खराब होने लगी थी। अब यहाँ खूनी जो होता है वो खुद को अनमास्क करने लगता है और अरविंद जो होता है वो खूनी का चेहरा देखने ही वाला था, लेकिन वो उससे पहले ही बेहोश हो जाता है, यानी कि उसकी शक्तियों की लिमिट पूरी हो गई थी और अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, यानी कि उसने काफी ज्यादा वक्त अंडर पूल बिता लिया था। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों वो स्टार्टिंग में पूल के अंदर जाकर सांस रोकने की कोशिश किया करता था। खैर अब तभी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि अभी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और अगर ठीक ऐसा ही अगले 48 घंटे तक चलता रहा तो वो कोमा में स्लिप हो जाएगा, जिसको सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और अखिला काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी अपने भाई के लिए। अब अगले दिन अरविंद अभी बेहोश था और आज उसका स्विमिंग कंपटीशन होता है तो उसकी शक्तियों से एक झटका सा देकर जवा देती है। वो तुरंत ही कंपटीशन प्लेस पर जाता है और सीधा अपने स्लॉट पर पहुंच जाता है और वो स्विमिंग शुरू करता है और इसी बीच वो उस किलर का घर याद करता है कि वो वहां पर उसने क्या देखा था, तो उसको एक मैगजीन कवर याद आ जाता है। अब कंपटीशन के अंदर वो फर्स्ट पोजीशन पर आकर जीत जाता है और वो ध्रुव से मिलता है, जिसको वो उस कवर की ड्राइंग बनाकर दिखाता है और ये कवर फोटोशूट कार्तिक नहीं किया था। अब ध्रुव कार्तिक को कॉल करता है लेकिन अभी वो बाहर गया हुआ था, लेकिन उसके स्टाफ से ये पता चलता है कि फोटो के अंदर वेनिला नाम की एक मॉडल थी और शुरुआत में हमने इस लड़की को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वेनिला ही थी, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जिसका केस चल रहा था, या फिर और बारीकी के साथ कहा जाए तो किलर की अगली शिकार वही बनने वाली थी और इसलिए ही ये सभी लोग स्टार्टिंग में उस पर नजर रख रहे थे और फिलहाल की कहानी पास्ट में चल रही है और धीरे धीरे हम वेनिला पर पहुंचने वाले हैं कि आखिर बात वहां तक पहुंची कैसे। अब तभी कहानी प्रेजेंट डे पर आ जाती है और वो वेनिला को बचाने उसको फॉलो कर रहे थे। वेनिला राजेश के ऑफिस जाती है जहाँ पर असल में वो पीवी सिंधु की बायोपिक मूवी के लिए सेलेक्ट हुई थी और उसने ब्राइटनिंग स्किन के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी तक करवा ली थी, लेकिन अब राजेश ने उसे मूवी से ही हटा दिया था क्योंकि प्रोड्यूसर की बेटी मूवी से डेब्यू कर रही है। अब ये सुनकर तो वेनिला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और राजेश के ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो ये कहती है कि राजेश ने ही उसे देखकर ये ब्रेक दिया था और वो सपने सजाने लगी थी कि वो एक एक्ट्रेस बनेगी और अब ऐसा क्या हुआ कि वो उसे सब कुछ छीन रहा था और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी पूरी जिंदगी अंधकार में रह चुकी है और फिलहाल वो एक अच्छी और नई शुरुआत करने ही वाली थी, लेकिन अब वो उससे वो अच्छी जिंदगी छीन रहा था। खैर अब वो दुख और गुस्से में यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी प्रोड्यूसर की बेटी उससे बात करती है कि वो उसको एक्टिंग टिप्स दे दे और बदले में वो उसे मूवी में गेस्ट वाला रोल तो दिलवा ही देगी, जिसको सुनकर तो वेनिला का दिमाग ही खराब हो जाता है और वो यहाँ से निकल जाती है। प्लस हम ये भी जान पाते हैं कि वेनिला को हिंदी काफी अच्छे से आती थी। खैर अब वेनिला फोन ऑफ करके यहाँ से बाहर निकल जाती है और ध्रुव टीम को ऑर्डर देता है कि वो वेनिला की सेफ्टी का खास ख्याल रखे। वो अरविंद को वेनिला के फ्लैट भेज देता है जहाँ पर अभी वो नहीं थी, लेकिन वो ये कहता है कि अभी अरविंद वहीं पर रुके, जब वेनिला आ जाए तो वो उसको तुरंत ही इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर दे कि उसकी जान खतरे में थी। खैर अब तभी हम फाइनली उस खूनी को देख पाते हैं जो कि अपनी कार निकालता है और अपने अगले हंट पर निकल जाता है। श्रुति ध्रुव को बताती है कि वेनिला का फोन ऑन हुआ है और ध्रुव, श्रुति और बाकी टीम इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर खूनी की कार बाहर पार्क हो रखी थी, जो कि पहले ही यहां पर पहुंच चुका था और ये असल में राजेश की पार्टी होती है जहां पर वो वेनिला को देखकर अपनी नजरों से दूर रहने का बोलता है। अब ध्रुव को यहाँ पर कार्तिक मिलता है जिससे वो वेनिला के बारे में पूछता है, तो कार्तिक बताता है कि वो तो एक मेडिकल शॉप पर उसे पहली बार मिली थी, उसकी आंखें काफी अच्छी है, तो उसने उसकी फोटो निकाली और पहले वो मॉडलिंग और एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे मान रही थी। उसने उसको मॉडलिंग सिखाई थी, राजेश से भी मिलवाया था और फिर कहानी आगे बढ़ती गई थी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वेनिला होती है ना, वो कार्तिक को पसंद करने लगती है। इसके बाद वो उसे प्रपोज कर देती है, लेकिन ऑब्वियसली कार्तिक उसे मना कर देता है क्योंकि उसके मन में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था। अब वेनिला जो होती है वो कार्तिक को वही पेंडेंट गिफ्ट करती है जो कि आगे उसने रम्या को गिफ्ट किया था और यही पेंडेंट होता है जो कि हमने शुरुआत से लेकर अब तक देखा था। अब यही एग्जैक्ट पेंडेंट जो होता है वो रम्या को कार्तिक ने दिया था उस रात में, जो कि हमने शुरुआत में ऑलरेडी देखा। कार्तिक को वेनिला ने ये बताया था कि ये उसके एक्स ने यूएसए से मंगवाया था, लेकिन वो उसको इस्तेमाल कर रहा था तो वो उससे अलग हो गई। कार्तिक आगे ये बताता है कि अब वेनिला जो है वो चीप एड्स में फीचर कर रही है जो उसे ठीक नहीं लग रहा। तो ध्रुव ये पूछता है कि कैसी चीप एड्स, तो वो बताता है कि वही फेयरनेस स्किन वाली, डस्की से फेयर होने वाली। और आपको याद होगा शुरुआत वाली लेडी जो कि कोई और नहीं बल्कि वेनिला ही है, वो यहाँ पर इसी एड की वजह से बाहर निकल रही थी, यानी कि उसकी पिक्चर इस्तेमाल करी गई थी उसके कंसेंट के बिना।
खैर दूसरी ओर हम अरविंद को देखते हैं जो कि एक फूड डिलीवरी पर्सन को देखता है जो कि वेनिला की फ्लैट में डिलीवरी करके निकल जाता है। मतलब कि वहाँ पर वो कोई तो था और जब वो वहाँ पर जाकर चेक करता है तो वो ये देखता है कि कुछ ड्रग सप्लायर्स थे जो कि उसे बेहोश करके पानी की टंकी के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पानी से ही शक्ति लेता हो उसका क्या ही बिगाड़ा जाएगा, तो वो वहाँ पर बैठ जाता है और सभी को पीट देता है। अब वो वेनिला के सीक्रेट चेम्बर के अंदर जाकर उसके लैपटॉप को देखता है और वहाँ पर ड्रग बनाने का सामान भी था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज उसको पता चलती है कि वेनिला जो थी वो किसी और ही आइडेंटिटी के साथ रह रही थी। जी हाँ, यानी कि ये वेनिला है ही नहीं बल्कि ये कोई और ही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ध्रुव को भी इस बात का आइडिया हो गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने डार्क स्किन वाली वेनिला के ऐड को देखा था और जिसको देखकर उसे कुछ याद आ जाता है। अब जब वो वेनिला की डार्क स्किन पिक्चर को देखता है तो वो अपने डेटाबेस से उसको मैच करते हैं और तभी उसको बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खोलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में वेनिला जो है ना वो वेनिला है ही नहीं बल्कि वो तो मेगा है जो कि सदीक के साथ ही शुरुआत में ड्रग्स का काम करती थी और यही असली ड्रग लॉर्ड भी है। वो उल्लू हमेशा से उसके साथ था जो कि हमने सदीक के पास देखा था। और ध्रुव प्रिया वाली आखिरी रिकॉर्डिंग को देखकर उसे पहचान भी जाता है। सबसे पहले सदीक ने प्रिया के सामने उसके रंग रूप का मजाक बनाया था तो उसने गुस्से में आकर सदीक को ही मार डाला और मेघा के मन में यानी कि वेनिला के मन में ये बैठ गया था कि पूरी दुनिया गोले रन पर ही मरती है, तो उसने अपने विक्टिम्स को पूरा काला करके मारने का ही डिसाइड कर लिया और इसलिए उसने इस ड्रग का आविष्कार किया था। उसने प्रिया को खत्म किया और कार्तिक ने उसको रिजेक्ट कर दिया था जिसके चलते उसे ये लगा कि फेयर स्किन की वजह से ऐसा हुआ था, तो उसने उसकी डेट यानी कि राम्या को भी मार दिया जिसके साथ पहले अरविंद भी रहा था। खैर अब डॉक्टर शालिनी ने उसका स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट किया था उस रोल के लिए और फिर वही एड चला दी जिससे कि राजेश गुस्सा हुआ था। और जब वो डॉक्टर शालिनी से कहती है कि उसकी इमेज खराब हो जाएगी तो शालिनी गुस्से में उससे ये कहती है कि वो तो है ही काली तो उसकी इमेज क्या खराब होगी, उल्टा उसने तो उसको अच्छा बनाया है। इसके चलते वो काफी गुस्से में आ गई थी और उसने शालिनी को भी खत्म कर दिया और उसका फेस भी एसिड से जला दिया था ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। यानी कि अब तक जो पूरे शहर के अंदर चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेगा खुद कर रही थी और ये पुलिस वाले जो बेवकूफ बन रहे थे वो शुरुआत से उसको प्रोटेक्शन देने की सोच रहे थे, जबकि वो विक्टिम नहीं थी बल्कि वो असल खूनी खुद थी और ड्रग लॉर्ड भी वही थी। आज वो प्रोड्यूसर की बेटी को भी मारने वाली थी क्योंकि उसने उसका भी मजाक बनाया था जिसे वो बीच पर बुलाती है और वो उसको स्टैप करने ही वाली थी, लेकिन तभी ध्रुव उसको शूट कर देता है और अपनी बेटी की मौत के बदले के साथ साथ बाकी लड़कियों के लिए भी इंसाफ ले लेता है जिससे कि वो वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है। इसी के साथ ने मार्गन मूवी ही पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मार्गन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और ये मुझे मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी है। यहाँ पर मिस्टीरियस शक्तियों के साथ साथ एक काफी इंटरेस्टिंग केस भी था जो कि इस मूवी को काफी दिलचस्प बना देता है। और दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि इस मूवी के अंदर उल्लू और टर्टल का भी इस्तेमाल हुआ है, तो हो सकता है कि जो आउल था ना वो भी शायद से कोई ऋषि मुनि या फिर सुपर नेचुरल बीइंग हो सकता है जो कि शायद से यहाँ पर टाइम का प्रोटेक्टर होगा जिसके चलते वो अरविंद को रोक रहा था ताकि उसकी जान न चली जाए। अदरवाइज मेरे यहाँ पर और कोई रीजन नजर नहीं आता। और आपने नोटिस किया होगा कि ये उल्लू जो था वो तभी बीच में आया करता था जब यहाँ अरविंद की शक्तियों की टाइम लिमिट पूरी हो जाया करती थी, तो हो सकता है कि वो भी उसको सेव करना चाहता हो या फिर वो उसका नेचुरल एनिमी हो सकता है। इनकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप तुरंत कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको उसका जवाब तुरंत ही दे दूंगा।